All right, Ji, welcome back in our next Zoom session. And we were talking about the reward management framework. And we discussed about different aspects that how all these things are interrelated. अब हम अपनी डिस्कशन को एक स्टेप आगे और लेकर चलते हैं. ये थ्योरीज आपसे मैंने डिस्कस कर ली सारी. अब हम देख रहे हैं एक स्ट्रेटेजी मैप को. इस स्ट्रेटेजी मैप में अगेन ये हमारा एक फ्रेमवर्क डेवलपमेंट टेक्निक है जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसा पिछले सेशन में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के साथ और कंपनसेशन पैकेज प्लान्स के साथ. इसी बात को मैं बेटा इस स्लाइड शो में आपसे शेयर करता हूं, इस फ्लो शीट डायग्राम में आपसे शेयर करता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना. इस डिस्कशन को हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप पॉइंट. सो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है हमने, विच मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बेहतर से बेहतर बनाना है. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं. नंबर 1 कॉस्ट मैनेजमेंट, नंबर 2 ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बेहतर करें, और नंबर 3 हम अपने ग्रॉस मार्जिन को बेहतर करें. अब अगर हम अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं सो दैट कि हम अपने ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करें, तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आपकी बेहतर होगी जब आप कस्टमर सर्विसेज बेहतर दोगे, जब आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्वालिटी होगी, जब आप हाई परफॉर्मेंस वर्किंग सिस्टम्स वो अडॉप्ट करोगे. अब आपकी कस्टमर सर्विस और क्वालिटी कब बेहतर होगी? ऑब्वियसली कस्टमर सर्विस और क्वालिटी तब बेहतर होगी जब आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाओ, कस्टमर आपके पास ब्रांड लॉयल्टी वो रखे. अब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर ज्यादा जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस है आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हवाले से, ये कब मुमकिन हो पाएगा? नो डाउट इसमें बैकएंड के ऊपर प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर हमारी सेल्स फोर्स की इफेक्टिवनेस इज द मेन थिंग, कि हमारी सेल्स फोर्स जो है वो कितनी इफेक्टिव है. अब सेल्स फोर्स की इफेक्टिवनेस लाने के लिए जाहिर है कि आप उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करोगे, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसका एलिमेंट आ जाएगा. अब ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूशन जब आप बढ़ाओगे तो उससे आप हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम भी क्रिएट कर पाओगे और दूसरी तरफ सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस भी आएगी. अब ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं? नंबर 1 आपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट बेहतर करनी है, नंबर 2 आपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट बेहतर करनी है, नंबर 3 आपने टैलेंट मैनेजमेंट करनी है, नंबर 4 आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी है, एंड नंबर 5 आपने रिवॉर्ड मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर बनाना है ताकि आपके पास लोग ज्यादा से ज्यादा रिटेन वो हो सकें. अब जब आप रिवॉर्ड मैनेजमेंट करोगे तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड मैनेजमेंट वुड आल्सो बी लिंक्ड विद द हाई परफॉर्मेंस वर्किंग सिस्टम्स. along with आपकी जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इट वुड आल्सो बी लिंक्ड विद हाई परफॉर्मेंस वर्किंग सिस्टम, जो कि दोनों चीजें इवेंचुअली लिंकअप करती हैं. किसको? ये लिंकअप करती हैं ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म को. दूसरी तरफ सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस जो है, नो डाउट उसके बैकएंड के ऊपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी रोल होगा. ये लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे होंगे, सो मार्केटिंग की जितने टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो भी उनके साथ एसोसिएटेड होंगे. अब मार्केटिंग की साइड से जहां पर हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर हम सेल्स फोर्स कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर हम डिफरेंट और स्ट्रेटजीज एंड टूल्स को यूज कर रहे हैं, वहां पर हम मार्केट फीडबैक के ऊपर बेस्ड अपनी प्रोडक्ट्स को भी बेहतर से बेहतर बनाएंगे. हम मार्केट डेवलपमेंट की तरफ भी जाएंगे सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर वो कैप्चर कर सकें. अब ये आपका जो प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट है, सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये सब का सब लिंकअप करता है बेटा सेल्स टर्नओवर के साथ, कि आपने इवेंचुअली अपनी सेल्स को इंक्रीज किया और ये सेल्स टर्नओवर नो डाउट आपके ग्रॉस मार्जिन्स को, और आपके ग्रॉस मार्जिन्स नो डाउट आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये उसके साथ लिंकअप करेगा. ओके अब ये जो आप एक फ्लो शीट डायग्राम देख रहे हो, इस फ्लो शीट डायग्राम को हम कहते हैं स्ट्रेटेजी मैप. अब इस स्ट्रेटेजी मैप में अगर आप लोअर राइट कॉर्नर में देखें तो यहां पर हमारे पास रिवॉर्ड मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के इश्यूज वो आ रहे हैं. सो अब एक और फ्रेमवर्क के मेथड के जरिए हमने ये अंदाजा लगाया कि किस तरीके से रिवॉर्ड मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैन बी लिंक्ड अप विद द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म्स. Okay, and this is, mind you, a very important topic related to the strategy discussions as well.
कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करते हैं डिपार्टमेंटल लेवल्स के ऊपर, तो वहां पर डिपार्टमेंटल कंसर्न्स में, जहां पर ऑब्वियसली आपने वहां से डेटा कलेक्ट करना होगा, एचआर मैट्रिसेस का आपने डेटा कलेक्ट करना होगा, स्कोर कार्ड्स एंड डैशबोर्ड्स का, तो ये सब कुछ डेवलप करने से पहले जो एक स्टेप हमारे पास इन्वॉल्व होता है, दैट इज टू डेवलप द स्ट्रेटेजी मैप। और स्ट्रेटेजी मैप में हम तमाम डिपार्टमेंट्स के जो निटी ग्रिटी एस्पेक्ट्स हैं उनको लिंकअप करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। एंड नो डाउट आई एम टॉकिंग अबाउट a sophisticated formal environment जहां पर इन चीजों का ख्याल वो रखा जाता है। It can be MNCs, it can be good companies operating at national level in any country। तो ये बात याद रखो कि while doing the specialization in human resource management, you should be clear कि आप चीजों को link up, tie up वो कैसे करते हो in strategic concerns, in long term objective concerns, and obviously इन तमाम चीजों के पस मंजर में आपको legal issues, आपको बकिया चीजों का ख्याल भी वो रखना होगा। So obviously तमाम की तमाम चीजें हमें इवेंचुअली जो लेकर जाती हैं वो कंपनी के रिटर्न्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही इंडिकेट वो कर रही हैं। Yes, there are companies, there are organizations who make these strategy maps, because particularly in board of directors meetings, in board of governors meeting, based upon कि आपका organizational setup कैसा है, आप किस तरह के corporate governance के कवानीन को follow कर रहे हो, ये formalities prevail करती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि हमारा जो रोजमर्रा का इंटरेक्शन है वो इनफॉर्मल सेक्टर के साथ होता है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में यकीनन ये चीजें आपको देखने को कम मिलती हैं। लेकिन टॉप मैनेजमेंट जब अपनी डिसीजन मेकिंग कर रही है, आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हो रही है, आपके एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग्स आप कंडक्ट कर रहे हो, तो उन तमाम को कंडक्ट करने से पहले जो इंटरनल स्ट्रेटेजी डिस्कशंस एंड फॉर्मेशंस की जाती हैं उनमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर वो होते हैं। Another example, I am quoting you कि बिजनेस स्ट्रेटेजी को आप किस तरीके से रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी या नेचर स्ट्रेटेजी के साथ लिंकअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन यूके और इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी जो इन्होंने डेवलप की, इट इज टॉकिंग अबाउट टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेंटेन B&Q एज नंबर 1 होम रिटेलर इन द यूके। ओके, आप स्ट्रेटेजी के तहत they wanted to be profitable, they wanted to be productive, and they wanted to be ranked as number 1 in home retailers in the UK। अब अगर ये एक कंपनी फैक्ट्री की स्ट्रेटेजी हो तो इसके साथ एचआर स्ट्रेटेजी कैसे लिंकअप करेगी। अब एचआर वालों ने ये प्लान किया कि एनहांस एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ B&Q's की पीपल, कि जो उनका जो हाई टैलेंट पूल है, जो उनके हाई परफॉर्मर्स हैं, वो कंपनी को छोड़कर ना जाएं। तो ये उनकी एक एचआर की स्ट्रेटेजी बनी। जैसा आपको पता है कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी वो ट्रांसलेट करती है बिजनेस लेवल में, और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी आगे फर्दर ट्रांसलेट करती है डिपार्टमेंटल लेवल में। तो हर एक डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर, हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाता है। तो हम चूंकि एचआर की स्पेशलाइजेशन में इस कोर्स को देख रहे हैं, तो दैट इज द रीजन कि मैंने बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ सिर्फ एचआर स्ट्रेटेजी का जिक्र वो किया हुआ है। देयरफॉर एचआर की स्ट्रेटेजी दोबारा देखिए कि अगर कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहती है, कंपनी अगर नंबर 1 होम रिटेलर इन यूके बनना चाह रही है, तो एचआर वाले क्या कर रहे होंगे। इट इज सेड दैट एचआर पीपल वुड बी देयर टू नंबर 1 रिटेन द पीपल एंड नंबर 2 पोजीशन B&Q एज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द यूके, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस। तो अगर B&Q एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बन जाएगा तो नो डाउट जितने भी आपके एक फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस लोग हैं, they would love to join the B&Q। नंबर 2, जब आपने एचआर स्ट्रेटेजी बना ली, तो अब आप देखिए कि एचआर स्ट्रेटेजी को हम लिंकअप कर रहे हैं रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, जैसे कि वो यहां पर कोट कर रहे हैं कि रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, डेवलप न्यू रिवॉर्ड पॉलिसी विच सेंड्स द राइट सिग्नल्स ऑन द कॉर्पोरेट वैल्यूज एंड बिलीव्स। नंबर 2, क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट वैल्यू प्रोपोजिशन विच मेक्स B&Q an employer of choice। Number 3, introduce new store team bonus। Number 4, develop family-friendly benefits। Number 5, introduce recognition programs, intrinsic motivation के लिए। Then introduce new pay and progression arrangements, and then provide total reward statements। अब ये तमाम एस्पेक्ट्स थे जो कि रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी के B&Q ने डेवलप किए।
अब इस रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी से आप अपनी रिटेंशन स्ट्रेटेजी ऑफ द एचआर को वो इंश्योर करोगे, और रिटेंशन स्ट्रेटेजी ऑफ एचआर को इंश्योर करके आप इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रैंक नंबर 1 इन द रिटेलर्स ऑफ द यूके अपने आप को डेवलप वो करना चाहते हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और एग्जांपल देखें। अब आपको मैं फार्मास्यूटिकल एक कंपनी की एग्जांपल वो दिखा रहा हूं, GlaxoSmithKline. You all might be familiar with this pharmaceutical company. So Glaxo वालों ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या बनाई? उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी टू बी द indisputable leader in the pharmaceutical industry. उनका सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है build the best pipeline, the time it takes to bring a product to market, means अपना सप्लाई चेन में बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हैं। नंबर 3, product commercialization, which means develop products from a molecule into a blockbuster. Then they want to go for global competitor that adopt a global mindset where appropriate. And then operational excellence वो achieve करना चाहते हैं, be the best managed organization with sleek, smooth and efficient process. Now, if this is the business strategy, तो इसका उन्होंने context HR strategy में कैसे translate किया? HR strategy में it is said that we want GSK to be a place where the best people do their best work. So that was their basically the slogan as well as their HR strategy. अब इस HR strategy को हम link up करते हैं with the reward strategy developed by the GlaxoSmithKline. अब उनकी रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी क्या थी? द रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी वाज स्ट्रेस पे फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में कि उनका जो मेन मोटिव था वो पे फॉर परफॉर्मेंस का जो पर्सपेक्टिव था उसके ऊपर उन्होंने अपने सारा रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी को डेवलप किया। पे फॉर परफॉर्मेंस का मतलब ये होगा कि दे वुड बी पेइंग मोर टू द हाई परफॉर्मर्स एंड पेइंग लेस टू द लो परफॉर्मर्स। नंबर 2, इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ पे एट रिस्क। इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ पे ऑफ रिस्क है, आप पे एट रिस्क का प्रोपोर्शन क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि वो लोग who are not performing they would not be earning. ओके, तो उन्होंने डायरेक्टली लिंक कब कर दिया परफॉर्मेंस को आपकी कंपनसेशन के साथ। एंड देन नंबर 3, emphasize total reward, total cash, lifestyle benefit and savings choices. ओके, तो रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी में ये हमारे पास मेन एस्पेक्ट्स आ गए कि आपने टोटल कैश, लाइफस्टाइल बेनिफिट एंड सेविंग्स चॉइसेस को ब्रुएकार लाना है ताकि बेस्ट लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी कंपनी में वो दे सकें। अब आप यहां पर देखिएगा कि अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी अपनी स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोच रही है तो उसको ये सोचना होगा कि इवेंचुअली बिजनेस स्ट्रेटेजी एचआर स्ट्रेटेजी से होती हुई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी तक किस तरीके से अपना असर वो लेकर आ रही है, और रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी की एग्जीक्यूशन आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी की जो मटेरियलाइजेशन है उसको कैसे इंश्योर करेगी। लेट मी पुट अनदर एग्जांपल टू यू। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ लैंड्स एंड, वन ऑफ द वेरी फाइन गारमेंट्स कंपनी इन यूएसए। लैंड्स एंड का जो बिजनेस स्ट्रेटेजिक मॉडल था वो बेसिकली बात कर रहा है एनहांस द ब्रांड, drive sales through stronger alignment of merchandising, creative and marketing. Second strategic aspect है put the customer first. उनका third strategic aspect है execute focus strategies, source better products for the best value. The next strategic focus they have is be a great place to work, then entrepreneurial growth through new business development. अब ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिनको ये गारमेंट्स कंपनी वो फॉलो अप करना चाहती है। अब अगर लैंड्स एंड अपने आप को मार्केट में बेहतरीन पोजीशन देना चाह रही है, कंपैटिटिव पोजीशन पर रखना चाह रही है, तो उसके लिए एचआर की स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो अब हम बिजनेस स्ट्रेटेजी को एचआर स्ट्रेटेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसा आपको मैंने पहले अर्ज किया कि नो डाउट बकिया तमाम डिपार्टमेंट्स भी अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे होंगे, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी होगी, ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजी भी होगी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, लेकिन हमारा कंसर्न इस वक्त प्योरली एचआर के कॉन्टेक्स्ट में है। तो अब लैंड्स एंड को अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी अचीव करने के लिए जो एचआर की स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है वो क्या बनी? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट स्टाफ हु आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स आर बीइंग सपोर्टेड एंड डेवलप्ड
and who feel fulfilled and respected at work will provide the best service to customers. Now that was their marvelous HR strategy. अब इस HR स्ट्रेटेजी के साथ फिर उन्होंने अपने रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को, रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी को कैसे टाई अप किया, अब वो देखिए. अगर वो बेस्ट पीपल को एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं, बेस्ट प्रोडक्टिविटी और लोगों की सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाह रहे हैं, तो रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी होगी नंबर 1 बेस्ड ऑन टोटल रिवॉर्ड्स रादर देन जस्ट पे. ठीक है, तो उनका पूरा पैकेज प्लान होगा विच इज वेरी इंटरेस्टिंगली डेवलप्ड. Number 2, focus on physical, emotional, intellectual, social, spiritual and occupational rewards. अब उन्होंने पूरी कैटेगराइजेशन बना ली that represent different aspects of the whole person. ठीक है, and then number 3, key strands जो reward strategy के होंगे, they are going to be financial rewards, career development, appreciation, make work challenging and fun, good leader relations and involvement. इन तमाम चीजों के ऊपर लैंड्स एंड ने बेपना अपना फोकस और बेपना अपनी इन्वेस्टमेंट वो की. So that people should be enjoying themselves, so that people should be supported and developed, so that people should be contributing, and so that उनकी जो business strategy थी कि they want to be among the best in the industry, वो सब बातें उनकी materialize हो सके, वो customer को ज़्यादा से ज़्यादा satisfy वो कर सकें. तो यहां पर बेटा अब ये बात समझने की है कि जब आप कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड फ्रेमवर्क्स की बात करते हो तो उन फ्रेमवर्क्स में हमने थ्योरेटिकल ग्राउंड्स को समझते हुए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक फ्रेम्स के साथ अपने जो एचआर के स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स है, जो कंपनसेशन एंड पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स हैं, इन सब चीजों को कोरिलेट वो करना होता है. नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं बेटा. अब यहां पर आपको मैं कुछ फर्दर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क्स वो दिखा रहा हूं. फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहां से शुरू हो रहा है. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो रहा है विजनरी लीडरशिप से कि इट इज द लीडर हु इज गोइंग टू डिसाइड कि अब ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तकबिल है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अब जब आपने विजनरी लीडरशिप डेवलप कर ली तो विजनरी लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में आपका वैल्यू सिस्टम, आपका मिशन स्टेटमेंट, ये सब कुछ डेवलप होगा. और साथ ही साथ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, जिनको की सक्सेस फैक्टर्स भी कहते हैं, इनको भी डेवलप वो करोगे, इनको भी आइडेंटिफाई वो करोगे. तो जब आपने अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, की सक्सेस फैक्टर्स डेवलप कर लिए, आपके पास वैल्यू स्टेटमेंट आ गई, आपके पास मिशन स्टेटमेंट आ गई, तो इन सब की रोशनी में यू आर गोइंग टू सेट द स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स. अब आपके जब स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स डेवलप कर जाएंगे तो जाहिर है कि स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एक्सटर्नल अप्रेजर एंड इंटरनल अप्रेजल, जिसमें कि आप एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट करते हो. और वहां से फिर आपके डिपार्टमेंटल प्लान्स, उन डिपार्टमेंटल प्लान से आपकी एग्जीक्यूशन और उस एग्जीक्यूशन से आने वाला फीडबैक, ये तमाम चीजें आपको देखनी है. और जाहिर है कि अगर हम इसमें एचआर की बात कर रहे हैं तो प्योरली इस परफॉर्मेंस फ्लो शीट के अंदर आपको एचआर का रोल, एचआर की स्ट्रेटेजी और उससे रिलेटेड कंपनसेशन पॉलिसी की स्ट्रेटेजी, इन तमाम चीजों को देखना होगा. यहां पर हमारा जूम मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिए.